हेलो बच्चों, मैं आपका यार सर कीस्टोन कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर। आज हम लोग क्लास 9th में लेक्चर नंबर 4th में लेके आए हैं सेल वॉल के बारे में और सेल मेम्ब्रेन के बारे में। वो भी कंप्लीट नहीं समझ पाएंगे। सेल मेम्ब्रेन का कुछ हिस्सा इसमें समझेंगे और कुछ हिस्सा इसी लेक्चर का सेकंड पार्ट में। अभी आप लोग देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ सेल वॉल के बारे में। बच्चों, मैंने आपको अगर याद हो तो पिछले लेक्चर में सेल वॉल, बहुत सारा सेल ऑर्गेनल्स, सेल मेम्ब्रेन के बारे में सरफेस लेवल में बहुत सारा चीज आपको बताया हूं, लेकिन अभी भी बहुत सारा चीज बचा हुआ है। चलिए एक एक करके इस बार डिटेल में समझते हैं इन सारा सेल ऑर्गेनल्स को और स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स में, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, हर एक चीजों को। देखिए बच्चों, यहां पर लिखा हुआ है सेल वॉल के बारे में। प्लांट सेल वॉल जो होता है वो सेल्यूलोज से बना होता है। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी का जो सेल वॉल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना हुआ रहता है। नहीं बच्चों, बोला जा रहा है जो प्लांट का जो सेल वॉल होता है, आपको मैंने बताया प्लांट में, बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गी में, फंजाई में सेल वॉल होता है बच्चों, लेकिन एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है। सर, जब इन सब चीजों में सेल वॉल होता है तो क्या सबका सेल वॉल सेम चीज से बना होगा? नहीं। सेल वॉल मतलब क्या था? कोशिका भित्ति, अगर हिंदी में बोला जाए। क्या सब एक जीव का जिसमें भी कोशिका भित्ति मिलता है, क्या वो सब सेम चीज से बना होगा या अलग अलग चीज से बना होगा? अलग अलग चीज से। देखा जाए तो प्लांट का सेल वॉल मेनली सेल्यूलोज का बना होता है, उस यानी पादप का कोशिका भित्ति। बैक्टीरिया का और ब्लू ग्रीन एल्गी का पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना होता है। फंजाई का सेल वॉल काइटिन से बना होता है बच्चों। किससे? काइटिन से। इतना आपको याद रखना अभी के लिए। देखिए, सेल वॉल का मुख्य रूप से मेन क्या फंक्शन था, क्या काम था? ये सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव कोट। देखा जाए तो ये सेल के ऊपर का एक सपोर्ट करने वाला, प्रोटेक्शन देने वाला एक कोट था। क्या था? कोट यानी परत। फिर बोला है गिव डेफिनेट शेप टू द सेल, यानी सेल को एक डेफिनेट शेप देता है कौन? सेल वॉल। इसका मतलब ये है सर, मैंने आपको बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो तो भाई लूज होता है, यानी रिजिड नहीं होता है, लेकिन सेल वॉल जैसा रहेगा उसी हिसाब से सेल का आकार दिखेगा। बच्चों, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं ये बोलना चाह रहा हूं सेल का शेप कैसे होगा? एक डेफिनेट शेप, एक फिक्स शेप, आकार सेल को कौन देगा? सेल वॉल ही देगा, यानी सेल वॉल। मानिए अगर सेल वॉल ऐसा है तो वो ऑर्गेनिज्म आपका, उस ऑर्गेनिज्म का सेल आपको कुछ ऐसा ही दिखेगा ऊपर से। यानी क्योंकि सेल वॉल कैसा होता है? रिजिड होता है, यानी सेल वॉल सॉफ्ट नहीं होता है, वो रिजिड होता है, कड़ा होता है। तो सेल वॉल जो होता है वही ऑर्गेनिज्म का सेल को शेप देता है। चलिए, फिर बोल रहा है सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। ये तो अब याद हो ही गया होगा, इतना बार बोल रहे हैं पिछला लेक्चर से कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है बच्चों। अगर मानिए एग्जाम ये सवाल आए कि एनिमल का सेल वॉल किससे बना है, तो ध्यान रहे क्वेश्चन गलत है। एनिमल में सेल वॉल ही नहीं होता है, लेकिन प्लांट सेल वॉल पूछा जाए तो सेल्यूलोज बोलना है आपको। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बात करें, आपको पता होना चाहिए सेल वॉल के बाद हम लोग क्या पढ़े थे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहां थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। क्लास 9th के हिसाब से जितना आपका होना चाहिए उससे भी ज्यादा पढ़ने का कोशिश करेंगे। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कहा जाए, इसी का दूसरा नाम है सेल मेम्ब्रेन। क्या नाम है? सेल मेम्ब्रेन। फॉस्फोलिपिड प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, यानी सेल मेम्ब्रेन जो बना होता है वो फॉस्फोलिपिड, फिर बीच में प्रोटीन, फिर फॉस्फोलिपिड, यानी कुछ ऐसा बना होता है। अगर देखा जाए तो देखिए, अगर ये सेल है, मानिए ये आपका सेल वॉल, ये आपका सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को जब आप डिटेल से गहराई से पढ़ते हैं तो आपको कुछ ऐसा दिखाई मिलता है। कैसा? यानी ऐसा। यानी जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो बना होता है ऊपर आपका फॉस्फोलिपिड, फिर बीच में प्रोटीन, फिर फॉस्फोलिपिड। समझ रहे हैं आप? यानी इस तरीके का अगर मैं बनाऊं तो फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, फिर प्रोटीन, फिर फॉस्फोलिपिड। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि फॉस्फोलिपिड्स के बीच में प्रोटीन का लेयर होता है। पहले फॉस्फोलिपिड का लेयर, फिर
लास्ट में भी फॉस्फोलिपिड का लेयर और बीच में प्रोटीन होता है। यह आपका सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, यानी सेल मेम्ब्रेन ऐसा बना होता है। इसके बारे में और बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों कि ये ऐसा है। तो अलग अलग मॉडल से भी इसको जाना गया है, अलग अलग साइंटिस्ट इसको अलग अलग मॉडल से जानता है। अब देखिए ये जो सेल मेम्ब्रेन में बड़ा करके बता रहा हूं आपको, तो ये इतना बड़ा तो होता नहीं है, ऑल ओवर ये सेल को कवर करता है। यानी सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन का परत होता है, और सेल मेम्ब्रेन कुछ मैंने आपको ऐसा दिखाया, यानी लिपिड, प्रोटीन और फिर लिपिड। चलिए, जो सेल मेम्ब्रेन का अगर मैं मेन काम बोलूं तो सेल मेम्ब्रेन का मेन काम है ट्रांसपोर्टेशन करना, यानी चीजों को आर पार करना। सेल वॉल तो लगभग सब चीज को आर पार कर देगा, लेकिन सेल मेम्ब्रेन को चेक करना होगा कौन सा सेल के अंदर जाने लायक सब्सटेंस है और कौन सा जाने लायक सब्सटेंस नहीं है। चलिए बच्चों, इसी के हिसाब से अब इनका ट्रांसपोर्टेशन को, यानी सेल मेम्ब्रेन का काम को हम लोग थोड़ा स्टडी करते हैं, समझते हैं। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अक्रॉस जो ट्रांसपोर्ट होगा, मानिए ये सेल का बाहर हिस्सा है और ये सेल का अंदर हिस्सा है, तो इधर से उधर सामान का आवाजाही जो होगा, सामान का जो आना जाना होगा, वो दो प्रकार से होगा। यानी सेल मेम्ब्रेन से अंदर, यानी सेल के अंदर जो सामान आएगा और सेल से बाहर जो सामान जाएगा, सब्सटेंस से जाएगा, दो तरीका, या तो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएगा या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएगा। अब ये दोनों ट्रांसपोर्ट क्या है, ये आप डेली लाइफ से भी इन ट्रांसपोर्ट्स को बच्चों समझ सकते हो कि ये उतना टफ नहीं है, ये दोनों टर्म बहुत ही आसान है बच्चों। अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगर ट्रांसपोर्ट, अगर सामान इधर से उधर हो रहा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग, तो वो पैसिव है। सर अब बोल आसानी से रहे हैं, लेकिन उस बीच में एक बड़ा सा शब्द जो बोल रहे हैं सर, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये क्या है सर? यही तो लफड़ा है सर, इन बात को पहले बोलिए। अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो पैसिव, और उल्टा लोअर से हवा हायर हो रहा है एक्टिव। नहीं आ रहा समझ में? स्टार्ट करते हैं, अब आएगा समझ। देखिए बच्चों, अगर मैं आपको बोलूं या आपके पास एक टैंक है, या आपके पास बी टैंक है, टैंक ए और टैंक बी। अगर मैं आपको बोलूं कि टैंक ए से बी में आपको पानी भेजना है, क्या ज्यादा दिमाग लगाना है? क्या एनर्जी खर्चा होगा? क्या मोटर लगेगा? नहीं। क्यों नहीं लग रहा है ये सब चीज? क्योंकि यहां का कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां का अमाउंट ज्यादा है, यहां का मात्रा ज्यादा है, यहां पानी का मात्रा कम है, ऑटोमेटिक पानी यहां से यहां फ्लो हो जाएगा। नहीं आ रहा समझ में? क्या इसमें एनएलएम लगाना है, इसमें आइंस्टीन का थ्योरी लगाना है, इसमें बड़ा बड़ा आपको आर्किमिडीज का प्रिंसिपल सॉल्व कर रहा है? नहीं बच्चों, यहां शॉर्टकट, यहां ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यहां पानी यहां से यहां ऑटोमेटिक फ्लो हो जाएगा। क्योंकि यहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा है, मात्रा ज्यादा है, यहां का कंसंट्रेशन कम है। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जब ट्रांसपोर्ट होता है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। कौन सा ट्रांसपोर्ट? पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या मैं कह दूं पैसिव ट्रांसपोर्ट में किसी भी प्रकार का एनर्जी नहीं लगेगा, ये खुद ब खुद जब तक इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, जब तक ये दोनों बराबर ना हो जाए, ये पानी खुद ब खुद फ्लो होगा। यहां कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लग रहा है, क्योंकि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट में हायर कंसंट्रेशन से ज्यादा मात्रा वाले से कम मात्रा वाले की तरफ ऑटोमेटिक फ्लो होता है, इसी को पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ऐसा सेल मेम्ब्रेन के साथ भी होता है। यानी मानिए सेल मेम्ब्रेन ये हमारा सेल है, ये मानिए सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है। मानिए यहां पर ऑलरेडी CO2 ज्यादा है। क्या है बच्चों? यहां CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। आप इससे रिलेट कीजिए। और सेल के बाहर CO2 कम है, कंसंट्रेशन ज्यादा, कंसंट्रेशन कम, ऑटोमेटिक यहां से CO2 निकलेगा। यहां पर कोई भी किसी प्रकार का एनर्जी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये कंसंट्रेशन के हिसाब से हो रहा है। लेकिन लफड़ा तो तब हो जाए, मानिए यहां पर कोई सामान है, सेल के बाहर कोई सामान पड़ा हुआ है Z नाम का, ये सेल के बाहर बहुत ज्यादा है, और
सेल के अंदर कम है, तो नेचुरली ये इधर से इधर जाना चाहिए, हायर से लोअर की तरफ, लेकिन सेल चाहता है ये कम है और फिर इसको उधर ही भेज रहे हैं, निकालना ही है, तो सेल को इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होगा, क्योंकि ये चीज यहां कम यहां ज्यादा, तो ज्यादा से कम की तरफ नेचुरली जाना चाहिए, लेकिन सेल चाहता नहीं इधर कम है इधर कम ही रखना है, इसको उल्टा भेजना है, और तो इसके लिए क्या चाहिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें एनर्जी खर्चा करना पड़ेगा। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट मुझे अब लगता है इस डायग्राम के बाद पैसिव ट्रांसपोर्ट आपके लिए बहुत आसान हो गया होगा। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो पैसिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट है जिसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग सामान का फ्लो होता है, चीज का ट्रांसपोर्ट होता है, यहां एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं होगा, यानी एनर्जी का खर्चा नहीं होगा। अब चलिए इसी का उल्टा, अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसका मतलब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट चलना है, उल्टा चलना है, नेचर को विपरीत चलना है, ज्यादा से कम की तरफ फ्लो होता है होने दो, आज उल्टा करना है हमें, इधर कम है इधर ज्यादा है, हमें उल्टा इधर ही भेजना है। बच्चों अगर आपको ध्यान हो, इसके लिए हमें मोटर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, मोटर। क्या ये ऐसे ही फ्लो हो जाएगा अगर मैं इस टैंक से इस टैंक में पानी भेजने का प्रयास करूं करूं करूं, क्या ये खुद ब खुद होगा, नहीं, ये हमें यहां पर हमें मोटर लगाना पड़ेगा, यानी एनर्जी लगाना पड़ेगा बाहर से। यानी अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ध्यान से, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्ट करवाता है, यानी कंसंट्रेशन के हिसाब से हायर से लोअर ट्रांसपोर्ट करवाता है, चाहे कोई भी सामान अंदर ज्यादा हो चाहे बाहर ज्यादा हो, बाहर कम अंदर कम, अगर वो कंसंट्रेशन के हिसाब से आर पार करवा रहा है तो इस समय आपको इसको कोई भी एनर्जी का जरूरत नहीं पड़ेगा, कुछ एनर्जी खर्चा नहीं करेगा, सिंपल ट्रांसपोर्ट करवा देगा, सिंपल आर पार कर देगा, वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है। लेकिन अगर कंसंट्रेशन कम है और वहां पर और कम रखना है, सामान उल्टा ही दिशा में भेजना है, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना होगा। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब सेल मेम्ब्रेन को करना पड़ेगा, जब सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेगा, तब उन्हें एनर्जी चाहिए। क्या मैं कह दूं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का एक्सपेंडिचर होगा, यानी यहां एनर्जी का खर्चा होगा, यहां ऊर्जा का खर्चा होगा, यहां ऊर्जा का खर्चा नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है आप सब समझ रहे हैं, यहां कंसंट्रेशन के हिसाब से काम चल रहा है, यहां कंसंट्रेशन के उल्टा काम चल रहा है। बच्चों हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन नहीं, लोअर से हायर आ रहा है। तो ठीक है बच्चों, आप लोग एक काम कीजिए, इसको नोट कीजिए, और नोट करने के बाद हम लोग इसी में, यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट का और कुछ डिवीजन है और कुछ भाग है, हम लोग समझेंगे अभी, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और कुछ सामान्य हम लोग, और कुछ चीज है इसमें छूटा हुआ है, हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केस में और कुछ चीजें पढ़ेंगे, तब तक इसको नोट कीजिए। हाँ बच्चों, आप लोग नोट कर चुके होंगे। और देखिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट में भी पैसिव ट्रांसपोर्ट। अभी मैंने बताया अगर एनर्जी खर्चा हो रहा है तो वो हो गया एक्टिव, नहीं हो रहा है तो पैसिव। पैसिव ट्रांसपोर्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग, यानी उस लॉ को फॉलो करते हुए ट्रांसपोर्ट होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर, ये क्या था, पैसिव, और जो उल्टा करेगा वो एक्टिव। अब देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट को फिर हम लोग दो टाइप में डिवाइड कर रहे हैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। बच्चे देखिए, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, यानी कोई भी चीज यहां ज्यादा है, हायर कंसंट्रेशन, यहां पर लोअर कंसंट्रेशन, यहां मानिए कम है, कोई भी सामान हो सकता है वो सॉलिड हो, कोई लिक्विड हो, कोई गैस हो, जब हायर से लोअर की तरफ फ्लो करता है वो डिफ्यूजन है, यानी पैसिव ही तो है, ये तो पैसिव का ही डेफिनेशन है, हायर से लोअर। अब देखिए स्पेशली अगर मैं कहूं कि वाटर का फ्लो, यानी वाटर अगर हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन तरह पर, स्पेशली में वाटर सॉल्वेंट टर्म यूज किया जाता है, बट मैं अभी आपको मेनली वाटर बोलूंगा। अगर वाटर का फ्लो हो रहा है हायर से लोअर की तरफ तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस, यानी डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक प्रकार का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो किस कहीं पर भी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना होकर अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का एग्जांपल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
और भी कई मेम्ब्रेन से रिपेयरेबल हो सकता है। तो वाटर का अगर फ्लो हो रहा है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, उसके लिए हम लोग टर्म यूज करेंगे ऑस्मोसिस, यानी ऑस्मोसिस भी डिफ्यूजन है, लेकिन स्पेशली ये वाटर के लिए है, इतना याद रखना आपको। और यहां पर देखिए डिफ्यूजन मतलब हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है इसमें, लिक्विड में मतलब मानिए वाटर भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑस्मोसिस भी एक प्रकार का डिफ्यूजन ही है। मूवमेंट ऑफ CO2 एंड O2 थ्रू सेल मेम्ब्रेन, ये आपका डिफ्यूजन का एग्जांपल है। जैसे मैं बोलूं सेल, अच्छा बच्चों आपको पता होना चाहिए सेल के अंदर ऑक्सीजन का खर्चा होता है, यानी सेल के अंदर जो है वो ऑक्सीजन का खपत होता है, सेल के अंदर ऑक्सीजन को यूज किया जाता है। तो क्या सेल के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा कि बाहर ज्यादा रहेगा? सर ऑब्वियस बात है बाहर ज्यादा रहेगा, क्योंकि अंदर तो यूज हो रहा है, जैसे आएगा यूज हो जाएगा। तो अंदर ऑक्सीजन कम, सेल के बाहर ऑक्सीजन ज्यादा, ज्यादा कम, तो बाहर से अंदर की तरफ फ्लो होता है, यानी ऑटोमेटिक बाहर से ऑक्सीजन सेल के अंदर आ जाता है, क्योंकि सेल के बाहर ऑक्सीजन ज्यादा, सेल के अंदर ऑक्सीजन कम। उसी तरह इस उल्टा कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता होना चाहिए बच्चों कि कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर बनता है, एक बायो प्रोडक्ट के हिसाब से सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और बाहर जो है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है। तो सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, तो ऑटोमेटिक CO2 हमारा सेल से निकल जाता है, CO2 निकलता है और ऑक्सीजन ऑटोमेटिक चल जाता है। क्यों? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग। यह आपका डिफ्यूजन का एक एग्जांपल है। डिफ्यूजन मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ सॉलिड लिक्विड या गैस का फ्लो होना, यह डिफ्यूजन है। मानिए पैसिव ही डिफ्यूजन है, लेकिन डिफ्यूजन का एक और स्पेशल पार्ट है, वो है ऑस्मोसिस, यानी डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स। प्लांट का जो रूट्स है वो जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी प्लांट का रूट्स जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, मानिए एक प्लांट है बच्चे, इसका जो रूट्स है ये वाटर को इधर इधर जो पानी जो होगा सॉइल में, ये इस वाटर को जो एब्जॉर्ब करता है, तो ये एक प्रकार का ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस मतलब कुछ नहीं है, वही मानिए वो भी डिफ्यूजन है, लेकिन वाटर के केस में हम लोग स्पेशली ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब देखिए एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म नदी में कोई ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है, एक ही सेल का बना हुआ है, अगर वो वाटर को ले रहा है तो वो भी क्या है, एक प्रकार का ऑस्मोसिस ही है। हायर से लोअर की तरफ होता है। ऑस्मोसिस दो प्रकार का होगा, एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मतलब होता है ट्रांसपोर्ट होना एक जगह से दूसरे जगह कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से वाटर का। मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ अंदर जाना ही ऑस्मोसिस है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू बस क्रॉस हो जाए, यानी सेल के अंदर जाए तो भी ऑस्मोसिस, बाहर आए तो भी ऑस्मोसिस। शर्त क्या है? शर्त यह है कि वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से होना चाहिए। अगर मैं बोलूं ऑस्मोसिस दो प्रकार, एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस मतलब सेल के अंदर पानी आना, या फिर कोई सिस्टम के अंदर, मानिए कोई सिस्टम है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है, उसके थ्रू पानी सिस्टम के अंदर आना एंडोऑस्मोसिस। सिस्टम या फिर सेल से बाहर जाना एक्सोऑस्मोसिस, यानी एक्सोऑस्मोसिस में सिस्टम का वाटर लॉस हो रहा है, एंडोऑस्मोसिस में सिस्टम का वाटर जो है वो ज्यादा हो रहा है, यानी यहां सिस्टम में पानी जा रहा है या फिर सेल में पानी जा रहा है, यहां सेल से पानी निकल रहा है। तो ये एक्सोऑस्मोसिस या एंडोऑस्मोसिस, बाहर की तरफ गया एक्सो, अंदर की तरफ पानी आया एंडो, लेकिन दोनों है ही क्या, ऑस्मोसिस ही है, क्योंकि फ्लो किसका हो रहा है, वाटर का। चलिए बच्चों अब देखिए सेल को अगर हम प्लेस करेंगे, यानी रखेंगे अलग अलग सॉल्यूशन में, अगर हम सेल को रखेंगे तो वो अलग अलग बिहेव करेगा। अलग अलग बिहेव करेगा मतलब सर वो अलग अलग बिहेवियर शो करेगा। चलिए देखते हैं हम लोग एक एक करके कौन सा सॉल्यूशन में रखने से सेल कैसा बिहेव करते हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहां पर सबसे पहले हम सेल को रखने वाले हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। सर ये कौन सा सॉल्यूशन है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन? मतलब वो सॉल्यूशन, ये एक सॉल्यूशन है जो सेल के अंदर भी तो सॉल्यूशन होगा यार, हमारा जो सेल है उसके अंदर भी तो कुछ चीजें होगा। मैंने आपको बताया सेल ऑर्गेनल्स होता है, वो सेल ऑर्गेनल्स छोड़कर कुछ मैट्रिक्स वगैरह लिक्विड टाइप से होता है, वो भी एक प्रकार का सॉल्यूशन ही है। अब देखिए सॉल्यूशन मतलब जान रहे हैं ना, पानी नमक को मिला दिया सॉल्यूशन बन गया।
पानी चीनी को मिला दिया, सॉल्यूशन बन गया। तो ये एक सॉल्यूशन है और सेल के अंदर भी एक सॉल्यूशन होता है। तो देखिए अगर ये सॉल्यूशन डाइल्यूट है, यानी ये सॉल्यूशन जो है वो पतला है और ये सॉल्यूशन गाढ़ा है, अब बोलिए पानी किसमें ज्यादा है? इसमें पानी कम है, इसमें पानी ज्यादा है, क्योंकि ये डाइल्यूट है। डाइल्यूट मतलब ये आपका गाढ़ा है, बाहर का सॉल्यूशन गाढ़ा, अंदर का सेल का सॉल्यूशन जो है, सॉरी, बाहर का सॉल्यूशन पतला है, अंदर का सॉल्यूशन गाढ़ा है, यानी यहां पर पानी ज्यादा है। समझ रहे हैं आप? सेल के अंदर जो है फिर से सुनिए, सेल के अंदर जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, इसका मतलब सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है वो ज्यादा गाढ़ा है। ज्यादा गाढ़ा है तो वहां पानी कम है, और जहां पतला है वहां पानी ज्यादा, यानी यहां का सॉल्यूशन में पानी ज्यादा और यहां का सॉल्यूशन में पानी कम। पानी ऑटोमेटिक अंदर जाएगा तो सेल का साइज बड़ा होगा। डाइल्यूट से कंसंट्रेशन की तरफ क्यों पानी जा रहा है? क्योंकि डाइल्यूट मतलब जहां पर पानी ज्यादा, कंसंट्रेशन मतलब पानी कम। अगर मैं बोलूं एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है, एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, याद रखिए ये जो टर्म मैं यूज कर रहा हूं ये कंपैरेबल टर्म है, ये रिलेटिव टर्म है, यानी इसके हिसाब से ये पानी पतला है, ये सॉल्यूशन इसके हिसाब से ये सॉल्यूशन पतला है और इसके हिसाब से ये गाढ़ा है। अब आप खुद बोलिए पानी यहां ज्यादा, पानी यहां कम, पानी बाहर से अंदर की तरफ आएगा या नहीं आएगा? इस केस में सेल फूल जाएगा। यानी मैं बोल रहा हूं अगर मैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी वो सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जो सेल के सॉल्यूशन के हिसाब से डाइल्यूट हो यानी पतला हो, ऐसा सॉल्यूशन में सेल को रखने से सेल का साइज बढ़ेगा, क्योंकि वाटर का फ्लो, नेट फ्लो अंदर की तरफ होगा। नहीं समझ रहे आप? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन जो सेल के सॉल्यूशन के हिसाब से पतला है। समझ रहे? तो यहां से यहां पानी फ्लो होगा, क्योंकि यहां पानी ज्यादा, यहां पानी कम है, तो सेल फूलेगा। अब देखिए डाइल्यूट पानी कम, अब देखिए डाइल्यूट से इधर जाएगा, यानी आउटसाइड से इनसाइड जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं एंडोस्मोसिस। यही मैंने आपको यहां पर समझाया, अंदर वाटर फ्लो हो रहा है। अगर उल्टा कर दूं, यानी अगर मैं बोलूं इसको अगर हम उल्टा कर दें, हाइपोटोनिक है, हाइपरटोनिक। उल्टा करने से पहले एक और केस देखते हैं बच्चों। अगर मैं ऐसा सॉल्यूशन में रख दिया जो सॉल्यूशन सेल के अंदर और बाहर का सॉल्यूशन, यानी ये हमारा सेल है, मैंने पुट कर दिया, रख दिया एक ऐसा सॉल्यूशन में जिसका कंसंट्रेशन और यहां का कंसंट्रेशन बराबर है, यानी कंसंट्रेशन जो है इक्वल है, यानी ये जितना गाढ़ा वो उतना गाढ़ा, ये जितना पतला वो उतना पतला। तो यहां पर वाटर का फ्लो तो होगा अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, लेकिन नेट फ्लो क्या हो जाएगा? जीरो। क्या मैं कह दूं अगर अंदर और बाहर, इनसाइड और आउटसाइड द सेल सेम कंसंट्रेशन हो जाएगा, यानी ये जितना गाढ़ा वो जितना गाढ़ा, यहां जितना पानी वहां इतना पानी, इक्वल वाला सॉल्यूशन है, तो इनफ्लक्स बराबर इफ्लक्स, यानी अंदर आने का वाटर बराबर बाहर जाने का वाटर, नेट फ्लो जीरो। यहां सेल का साइज जो है वो सेम रहेगा। लेकिन अगर मैं उल्टा कर दूं, उल्टा मतलब बाहर जो है वो कंसंट्रेटेड कर दिया, यानी बाहर जो है वो वाटर जो है वो कम है, बहुत कम है, बाहर का सॉल्यूशन गाढ़ा है और अंदर का सॉल्यूशन पतला है, यहाँ वाटर ज्यादा है। अब बोलिए बच्चों, नेचर के हिसाब से यहां पर पानी कम, जहां पर पानी ज्यादा से कम की तरफ जाएगा, सेल से पानी निकलेगा, और सेल से जब पानी निकलेगा तो हमारा सेल श्रिंक हो जाएगा, सेल का साइज कम हो जाएगा, यानी डाइल्यूट से कंसंट्रेशन की तरफ पानी हमेशा जाता है, इनसाइड से आउटसाइड इस बार जाएगा, क्योंकि मैंने इस बार इनसाइड जो है वो वाटर ज्यादा रखा है, आउटसाइड में वाटर कम रखा है, यानी इस बार जो इनसाइड वाला सॉल्यूशन है यानी उसके हिसाब से बाहर का सॉल्यूशन को हमने इस बार कंसंट्रेटेड कर दिया, यानी गाढ़ा कर दिया। तो बच्चों ध्यान रहे, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, बताना ये चाह रहा हूं कि मानिए अगर आपके पास एक गिलास पानी है ये, और एक गिलास पानी है ये, बराबर है, ये ए नाम है, ये बी नाम है। अगर मैं इसमें 1 चम्मच शुगर दूं, 1 स्पून शुगर, और यहां पर मैं 3 स्पून शुगर दूं, तो बच्चों ये वाला ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा और ये वाला जो है थोड़ा पतला रहेगा।
तो ये मैं बोलूंगा ये कंसंट्रेटेड है, क्या बोलूंगा, ये कंसंट्रेटेड है, और इसके हिसाब से ये डाइल्यूट है। इसी प्रकार मैं आपको समझाया उधर, ये आपका जो है डाइल्यूट है, इसके हिसाब से सेल के अंदर कंसंट्रेटेड है, ज्यादा पतला है, कंसंट्रेट मतलब गाढ़ा और डाइल्यूट मतलब पतला। तो अगर मैं बोलूंगा ये दोनों में से, अगर मैं ये दोनों को ऐसे करके कनेक्ट कर दूं, सटा दूं दोनों को, ऐसे लो मैंने सटा दिया, अगर मैं इनके बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दूं, तो आप बोले पानी किधर से किधर जाएगा, यहां 1 चम्मच चीनी दिया था, यहां 3 चम्मच चीनी दिया, तो इस यहां के हिसाब से यहां चीनी कम है, मतलब यहां पानी ज्यादा है, तो यहां ऑटोमेटिक इधर से इधर पानी आएगा। पानी हमने बराबर लिया था, लेकिन सॉल्यूट का कंसंट्रेशन यहां पर ज्यादा, भी मैं सॉल्यूट सॉल्वेंट नहीं बोल रहा, फिर आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। यानी मानिए ये गाढ़ा ज्यादा है, ये पतला है, तो पानी इधर से, सॉरी यहां पर जो है ये पानी जो है ये गाढ़ा है, तो आपका इधर से इधर जाएगा आपका वाटर। यानी वाटर जो होता है वो हमेशा कंसंट्रेटेड की तरफ आएगा, डाइल्यूट से, यानी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब जो सॉल्यूशन बहुत ज्यादा गाढ़ा है, वहां पर वाटर की कमी है, यहां पर वाटर इसके हिसाब से कम है, क्योंकि यहाँ 3 चम्मच चीनी दे दिया हमने, यहाँ 3 चम्मच शक्कर दे दिया, तो ये मोटा बन गया, और ये पतला रहा, तो इधर वाटर ज्यादा है, तो वाटर इधर से इधर की तरफ फ्लो होगा। समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या बोल रहा हूं? इसका हम लोग किसमिस को लेकर कुछ एग्जाम्पल भी देंगे, लेकिन अभी नहीं हो पाएगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में हो पाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों, अगर गाढ़ा सॉल्यूशन है, पतला सॉल्यूशन है, बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रख दीजिए। देखिए यहां पर हम लोग नहीं रख रहे थे मेम्ब्रेन, क्योंकि हमारा सेल मेम्ब्रेन ही खुद सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जैसा एक्ट कर रहा था, यानी ये इसी के हिसाब से एक्ट कर रहा था। तो बाहर का सॉल्यूशन हमने डाइल्यूट रखा, अंदर कंसंट्रेटेड रखा, तो ऑटोमेटिक यहां से यहां पानी अंदर आया और सेल फूलेगा। यहाँ उल्टा कर दिए, सेल का साइज छोटा हो जाएगा, यहाँ पर सेम रहेगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको समझ में आ गया है तो हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। ध्यान रहे बच्चों, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, ये बहुत गलत बात है, बुरी बात है। अभी सब्सक्राइब कीजिए, इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए। कर रहे हैं ना आप, मैं इसीलिए रुका था ताकि आप सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।